So this is the chapter number 5, or the name of the chapter is cell cycle. Cell cycle हम पढ़ने जा रहे हैं और सेल साइकिल है क्या, जिसमें एक सेल डिवाइड होता है दो सेल के अंदर और फिर वो दो सेल मजीद डिवाइड होते हैं 4 सेल में, फिर वो 4 सेल मजीद 8 सेल में डिवाइड होते हैं। ये जो साइकिल है, ये जो फिनोमेना है, ये जो मैकेनिज्म है, ये मुसलसल चल रहा है, यानी कि सेल मुसलसल डिवाइड हो रहा है। This chain of reaction, the continuous reactions, the episodes of consecutive sequences, which takes place by the division of cell, for the division of cell, are called as simply cell cycle. So the first question of the chapter is, what do you know about genes? So genes are the unit of heredity transferred from parents to offspring. Offspring means हमेशा हम जब भी जेनेटिक्स की बात करते हैं, what is genetics? The study of genes is called genetics. तो whenever we study about the genetics, हम पेरेंट सेल से बनने वाले सेल का नाम ऑफस्प्रिंग रखते हैं या उसे डॉटर सेल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल्स के अंदर। अब ये जो दो सेल्स बने हैं, दीज टू सेल्स आर कॉल्ड ऑफस्प्रिंग्स, ये ऑफस्प्रिंग्स कहलाते हैं। या दूसरे अल्फाज में मैं इसे डॉटर सेल कहूंगा। अब सवाल ये है कि डॉटर सेल क्यों कह रहे, सन सेल क्यों नहीं कह रहे? तो ये अलग डिबेट है। हम हमेशा नए फॉर्मेशन, नए फॉर्म्ड सेल्स को डॉटर सेल कहते हैं। So the unit of heredity transferred parents to offspring and is how to determine the some characteristics of offspring, जिसके जरिए हम offspring के characteristics को आइडेंटिफाई कर सकें। वो जो characteristics हैं वो जीन्स कहलाते हैं। अब याद रखिएगा कि ये जीन्स जो ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, ये दो तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करते हैं। या तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फिजिकली नजर आते हैं, यानी कि फिनोटाइपिक होते हैं, हम फिजिकली देख सकते हैं, लाइक द कलर ऑफ हेयर्स, द कलर ऑफ आईज, इसी तरह से हाइट हम देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें डिपेंड करती हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आने में। इसी तरह से कुछ चीजें ऐसी भी है जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर तो होती हैं, बट दे आर नॉट फिजिकली present inside on the bodies. Contrast, they are present inside the bodies. और ये किस तरह से मौजूद होती हैं? ये मौजूद हो सकती हैं इन द फॉर्म ऑफ जीनोटाइपिक रेशियोज, और इसकी एग्जांपल्स हैं फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये तमाम चीजें। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, दीज transformation of characteristics from parents to offsprings are carried out by a unit, and that unit is called as genes. जब कभी भी बात करेंगे जीन्स की, वहां पर लाजमी जिक्र होगा क्रोमोसोम्स का। तो क्रोमोसोम्स के पहले बारे में ये तो अच्छी तरह से मेमोराइज कर लें कि दिस टर्मिनोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अ जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट whose name is Walter Filting in 1882। 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने पहली मर्तबा क्रोमोसोम की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की। बेसिकली जब ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये जब लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो वहां पर इन्हें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स नजर आते हैं, कुछ कलर जो है बॉडीज नजर आती हैं। ये जो कलर प्रॉपर्टीज हैं, ये जो कलर फॉर्मेशन कलर बॉडीज पाई जाती हैं, these color bodies are actually called as the chromosomes. The word chrome means color and somes means bodies, so it refers to all those bodies which appear with some sort of colors, उन्हें क्रोमोसोम्स कहा जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम जब बाद में क्रोमोसोम्स को हमने देखा अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तो हमें पता चला कि क्रोमोसोम्स का कोई कलर जो है वो नहीं होता। क्रोमोसोम्स आर द कलरलेस बॉडीज। लेकिन ये किसी डाई की वजह से, किसी कलर की वजह से इस जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट यानी वॉल्टर फ्लेमिंग को ये कलर नजर आई। दैट इज व्हाई ही यूज्ड द टर्मिनोलॉजी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स हैं क्या? दीज आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। दो चीजों से बनके बने हैं, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। के हम बाद में वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लिक एसिड कौन सा है और प्रोटीन कौन सी है। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट लिविंग सेल्स। ज्यादातर लिविंग सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर
क्रोमोसोम्स पाया जाता है, which carry genetic information in the form of genes, जिसके पास genetic information मौजूद होती है genes की फॉर्म में। अब ये genetic information क्या है? This may be the phenotypic ratios, this may be the genotypic ratios, and so on. Chromosomes are made up of DNA and protein, अभी बात की है हमने, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन के बने हुए हैं। Histone is that particular protein which is found in the structure of chromosomes. It appears during the cell division in the shape of rod shaped, ये जो है appear होती है, और इस rod shaped में जो प्रोटीन मौजूद है, that particular protein is called as histone protein. So the chromosomes has two main parts, two main sequences. The first sequence or the first part is called arm, and the second one is called a centromere. अब सेंट्रोमेयर क्या है? जहां कहीं भी दो आर्म्स ज्वाइन होते हैं, उस दो आर्म्स को ज्वाइन करने के लिए जो चैनल है, जो स्ट्रक्चर है, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सेंट्रोमेयर. Whenever there is a cross linkage between the two arms of the chromosomes, there must be a particular linkage, and that particular linkage is called as centromere. अब ये सेंट्रोमेयर या इस सेंट्रोमेयर की बुनियाद पे क्रोमोसोम्स जो है वो चार मुख्तलिफ तरीके के हो सकते हैं, और वो चार तरीके क्या हो सकते हैं? मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जिसका दूसरा नाम है सब टीलोसेंट्रिक, और टीलोसेंट्रिक इज द फोर्थ. तो मेटासेंट्रिक क्या है? द टाइप ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हिच हैज इक्वल आर्म्स, जिसके पास क्रोमोसोम्स के इक्वल आर्म्स होंगे. सब मेटासेंट्रिक जिसके अंदर अनइक्वल क्रोमोसोम्स के आर्म्स होते हैं. एक्रोसेंट्रिक के अंदर भी अनइक्वल होते हैं, लेकिन सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक में ये फर्क है कि एक्रोसेंट्रिक के अंदर जो एक एंड होता है वो बहुत ज्यादा छोटा और दूसरा एंड बहुत ज्यादा इलोंगेटेड होता है. एंड टीलोसेंट्रिक, इट बेसिकली द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर एट द एंड ऑफ क्रोमोसोम्स के बिल्कुल एंड पे, बिल्कुल बेस लाइन पे या बिल्कुल टॉप लाइन पे क्रोमोसोम के ये सेंट्रोमेयर मौजूद होते हैं. What are the chromatids? In the beginning of the cell division, each chromosome consists of two genetically identical copies of trait which are attached together called chromatids or sister chromatids, और इन्हें हम homologous chromosomes भी कहते हैं. है क्या? सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले, इन द बिगिनिंग ऑफ सेल डिवीजन, हर क्रोमोसोम जो है वो दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, और ये दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड्स या क्रोमेटिड्स या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं. आई रिपीट कि सेल डिवीजन स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम्स जो है वो दो आइडेंटिकल कॉपीज, आइडेंटिकल का मतलब होता है बिल्कुल डुप्लीकेट, सेम एज फर्स्ट वन. ये दो कॉपीज या दो क्रोमोसोम्स आपस में पाए जाते हैं. अब ये जो दो क्रोमोसोम्स आपस में पाए जाते हैं, दीज टू क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड्स. सेल साइकिल की बात स्टार्ट में की थी. सीक्वेंस ऑफ चेंजेस अकर्स बिटवीन वन सेल डिवीजन एंड द नेक्स्ट इज कॉल्ड सेल साइकिल. एक सेल साइकिल के शुरू होने से लेकर दूसरी साइकिल के शुरू होने तक के जो एपिसोड्स हैं, जो सीक्वेंसेस हैं, वो सेल साइकिल कहलाते हैं. सेल डिवीजन क्या है? द सेल साइकिल अंडरगोज अ सीक्वेंस ऑफ चेंजेस. बार बार उसमें चेंजेस आएंगे. चेंजेस क्या आएंगे कि डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, सेल की ग्रोथ हो रही है, फिर उसके बाद जो है वो हमने देखा फाइबर्स की फॉर्मेशन होती है, सेंट्रोमेयर्स जो है वो खत्म होते हैं, फिर तमाम क्रोमोसोम्स जो पेयर फॉर्म में होते हैं अनकॉइल होते हैं. अनकॉइल होने के बाद दो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं. काइनेटोकोर की होती है, सेल लिंकेज बनाता है, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. ऑल ऑफ दीज सीक्वेंस ऑफ चेंजेस आर बेसिकली कॉल्ड एज द सेल डिवीजन. सेल साइकिल के फेसेस कौन कौन से हैं? तो सेल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द टू मेन फेसेस. द फर्स्ट वन इज द इंटरफेस इन विच there is no division of cell takes place, but it is the phase which during which cells prepare itself for the mechanism of cell division. cell division नहीं होगी, लेकिन सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा सेल डिवीजन के लिए. अब the first phase is the interphase. interphase में क्या होना है? The period of cell cycle between two consecutive division is called interphase. दो सेल साइकिल के दरमियान का जो फेज है वो इंटरफेस कहलाता है. ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ द सेल डिवीजन या द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल डिवीजन, एंड दैट इज द इंटरफेस. So it's a period of growth and synthesis of DNA. DNA की synthesis होगी, DNA बनना शुरू होगा, DNA की growth होंगी, and during this period the cell prepares itself for the M phase यानी mitotic phase के लिए सेल अपने आप को तैयार करेगा. किस तरह से तैयार करता है कि सेल के अंदर
जो क्रोमोसोम्स पाया जाता है वो कंडेंस्ड फॉर्म में होता है, या थ्रेड लाइक फॉर्मेशन होती है, अनकॉइलिंग होगी, कॉइलिंग होने के बाद जो है क्रोमोसोम के पेयर बनेंगे, सेंट्रोमेयर बीच में आकर ओरिजिनेट होगा, and so on. So this sequence of changes take place in three manners in three phases. The first phase G1 phase, number two S phase, also called as stationary phase, and third phase is the G2 phase. G1 phase, that is the gap 1 phase. In this phase, cell grows in size. Cell का size बड़ा होगा. Specific enzymes are synthesized and DNA-based units are accumulated for DNA synthesis. होगा क्या कि enzymes की synthesis होगी, enzymes को बनाया जाएगा. वो enzymes which are particularly required to carry out this mechanism are actually synthesized in this stage. जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दूं, लाइगेज एंजाइम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डीएनए की फॉर्मेशन के लिए या प्रोटीन के स्ट्रक्चर के लिए, तो लाइगेज का होना बहुत ज़रूरी है। ये लाइगेज क्या करता है, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से मिलाने का काम कर रहा होता है, यानी कि सीक्वेंस ऑफ चेंजेस जो होने वाले हैं उसके लिए बहुत से एंजाइम्स चाहिए और उन एंजाइम्स की फॉर्मेशन या सिंथेसिस जो है वो इस फेज में होगी। At a point in G1, the cell may enter into a phase called G0, यानी कि यहाँ पर जब सेल अपने आप को सिंथेसाइज कर रहा है, एंजाइम्स बना रहा है और डीएनए की स्ट्रक्चर को डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, एट द वेरी सिमिलर टाइम कि सेल जो है वो जी नॉट फेज में भी जा सकता है। अब ये जी नॉट फेज क्या है? इट रिमेन्स फॉर डेज और वीक्स और इन सम केसेस इवन फॉर द लाइफ टाइम फॉर द ऑर्गेनिज्म, कि ये सेल जो है वो कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए, या बाज़ केसेस में पूरी ज़िंदगी के लिए ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये सेल जो है वो सेल साइकिल स्टॉप हो जाएगी, यानी कि सेल जो है वो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि आपकी बॉडी का कोई सेल डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो सेल जो डिवाइड होने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की बिना पर, कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस की वजह से सेल को रुकना पड़ा। अब वो रुकने के लिए उसको दिन भी लग सकते हैं, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन या कई हफ्ते भी लग सकते हैं और बाज़ केसेस में वो सेल डिवाइड नहीं हो पाता। इसके रीज़न्स भी हम स्टडी कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि वो क्या रीज़न्स थे, और वो रीज़न्स मैंने डिस्कस किए थे काफ़ी डिटेल में कि अगर किसी जगह पे कोई ड्रॉबैक आ जाता है, सेल का जो साइज़ है वो स्पेसिफिक नहीं हो पा रहा था, या जितना सेल का साइज़ चाहिए हमें डिवीज़न के लिए, सेल उस वक़्त तो उस चीज़ को एक्वायर नहीं कर सका, या अपने पास जो एंजाइम्स बनाने थे, वो एंजाइम्स काफ़ी नहीं है कि सेल डिवीज़न जो है वो हो सके उसके ज़रिए, या डीएनए जो है वो नहीं बना, या उसके सीक्वेंस में या उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस आ जाए। अब इस तरह की चेंजेस आ जाए ना, विच में कॉज द फॉर्मेशन ऑफ द कैंसर सेल, जिसकी वजह से कोई कैंसर या एबनॉर्मल सेल बन जाए, तो इसी को यहाँ पर ही रोक दिया जाएगा, एंड सेल फ्रॉम द G1 फेज इंटर्स इटसेल्फ इनटू द G0 फेज, मतलब G1 फेज में ही सेल अपने आप को डिवाइड होने से रोकेगा और G0 फेज के अंदर चला जाएगा। लेकिन अगर ये तमाम मैकेनिज्म इसने अकम्प्लिश नहीं किया, मतलब ये अपने सेल के साइज को G0 फेज में आने के बाद भी ये अपने सेल को ग्रो नहीं कर पा रहा, या एंजाइम की प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, या डीएनए का स्ट्रक्चर अभी भी ये एबनॉर्मल ही रहा, तो ये ऑर्गेनिज्म का ये पार्ट, ये सेल जो है वो हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए सेल साइकिल जो है वहाँ पर स्टॉप हो जाएगी और सेल डिवाइड नहीं हो सकेगा। बहरहाल हम ये बात कर रहे हैं कि सेल ने डिवाइड होना है और अगले फेज में जाना है, तो हम मूव करते हैं आगे, एंड दैट सेकंड फेज इज द सिंथेसिस फेज और स्टेशनरी फेज। ये फेज क्या है? इन दिस फेज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए अकर्स। रेप्लिकेशन का मतलब होता है एग्जैक्टली कॉपीज बना लेना। तो इस फेज में आगे जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, एग्जैक्टली सिमिलर कॉपीज तैयार की जाएंगी। अब सिमिलर कॉपीज से क्या मुराद है? सिमिलर कॉपी से मुराद है कि क्रोमोसोम अपने नंबर्स में इजाफा करेगा, जिसकी वजह से क्रोमेटिन मटेरियल जो है वो डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी डबल हो जाएगा। और फिर इसके बाद आएगा G2 फेज, जिसे हम गैप 2 फेज भी कहते हैं और प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसके फौरन बाद माइटोसिस ने स्टार्ट हो जाना है। तो इस फेज में क्या होगा? सेल ग्रोज इन साइज, सेल ऑर्गेनेलीज आर रेप्लिकेटेड। सेल ऑर्गेनेलीज, इससे मुराद ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, लाइसोसोम वगैरह, ये तमाम ऑर्गेनेलीज अपने आप को रेप्लिकेट डबल कर रहे हैं इन नंबर्स, एज वेल एज द एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आल्सो सिंथेसाइज। इसके साथ साथ वो सेल डिवीजन के लिए जो एंजाइम्स चाहिए वो भी सिंथेसाइज्ड हो रहे हैं। अब बात करते हैं माइटोसिस की। तो माइटोसिस क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ द सेल डिवीजन
इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल, जिसमें एक पेरेंट सेल जो है वो दो डॉटर सेल जो है वो बनाता है। किस तरह से? इन अ वे दैट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स रिमेन्स सेम, मतलब कि जो बनने वाले क्रोमोसोम्स हैं, मैंने कहा कि एक क्रोमोसोम डिवाइड हो, एक सेल जो है वो डिवाइड होगा और दो सेल बनाएगा, जबकि दो सेल बनेंगे तो ये जो सेल बनने का प्रोसेस होगा, इसमें क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी जो है वो सेम रहेगी। क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी यानी कि हमारी बॉडी में क्रोमोसोम, एक सेल में पाए जाने वाले क्रोमोसोम के पेयर की बात करें तो देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारी बॉडी में हर सेल में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। और अगर मैं नंबर की बात करूँ, तो हमारी बॉडी के तमाम सेल्स में क्रोमोसोम्स के जो नंबर है वो 46 है, मतलब 23 पेयर्स या 46 इन नंबर क्रोमोसोम्स हमारी बॉडी में मौजूद है। अब होना क्या है, आपका एक सेल डिवाइड हुआ दो सेल्स के अंदर, तो इसी तरह से क्रोमोसोम्स इनके तादाद जो नंबर्स में अगर मैं बताऊं तो ये 46 हैं। तो ये होना क्या चाहिए था कि 46 में से 23 एक सेल को मिल जाए और 23 एक सेल को मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। दोनों सेल के पास एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मतलब आपके पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे, वो डिवाइड होकर डॉटर सेल बनाएगा। अब वो चाहे दो डॉटर सेल बने या उन दो से चार बने, चार से आठ बने, आठ से 16 बने, जितने भी सेल बनाएंगे, each and every cell will be having the similar number of chromosome, that is 46। कभी भी ये 46 से 45 या 46 से 47 नहीं हो सकता। जैसे मैं अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुका हूँ कि इनसाइड द ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बॉडी कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट 60 ट्रिलियन सेल्स, हमारी बॉडी में तकरीबन 60 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। और इन तमाम सेल्स के अंदर हर सेल में, चाहे वो 1 से लेके 60 ट्रिलियन तक चले जाएं, हम ईच एंड एवरी सेल विल बी हैविंग द 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सबके पास 46 होगा, कोई एक सेल भी ऐसा नहीं होगा जिसके पास क्रोमोसोम की तादाद 45 या 47 हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्रोमोसोम की तादाद 45 हो, लेकिन उसके फिर तमाम सेल्स में ही क्रोमोसोम की तादाद 45 होती है, एंड दैट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। वो एक डिसऑर्डर में काउंट होता है, जो मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करूंगा। इसी तरह से क्रोमोसोम्स की तादाद 47 भी हो सकती है, वो भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए याद रखेंगे, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल्स विल रिमेन सेम एज इन द पेरेंट सेल। जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स है, वही आपके डॉटर सेल में होंगे, चाहे वो एक सेल दो में डिवाइड हो या दो सेल चार में हो, चार सेल आठ में हो या आठ सेल 16 में डिवाइड हो। माइटोसिस को अगर हम डिवाइड करें तो इसके दो फेसेस हैं, एंड दीज टू फेसेस आर कैरियोकाइनेसिस, इन विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस टेक्स प्लेस, which is carried out by the four subphases, and these four subphases are prophase, metaphase, anaphase and telophase। और इसके फौरन बाद, यानी जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड होगा, देयर विल बी द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज पहला फेज है, जिसमें ड्यूरिंग द अर्ली प्रोफेज क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंसेस एंड बिकम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फ्रॉम क्रोमोसोम, जिसमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद था। अब क्रोमेटिन जो है वो जेनेटिक मटेरियल आपका कंडेंस्ड फॉर्म में मौजूद था, अब उसने क्या किया, क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लिए हैं। Each chromosome at this stage is already double and consists of two chromatids। स्टार्ट में बात की थी कि chromatids homologous chromosomes या sister chromatids कहलाएंगे, and these two chromatids are attached to each other by the help of a central region, and this region is called as centromere। और ये बात भी हम स्टार्ट में कर चुके हैं कि सेंट्रोमेयर की बुनियाद पर क्रोमोसोम चार तरह का होता है। इसी फेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ग्रेजुअली डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू होगी, एंड एट द वेरी सेम टाइम सेंट्रोसोम्स डिवाइड टू फॉर्म टू सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम भी डिवाइड होगा दो सेंट्रियोल में, और ये दोनों सेंट्रियोल will move towards the opposite pole in the animal cell and form the spindle fibers। मतलब हुआ क्या प्रोफेज में, सबसे पहले तो क्रोमोसोम जिन्होंने, जो कि आपके कंडेंस्ड फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल आपका मौजूद था, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना के अलग हुआ। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दो क्रोमेटिड्स से कंसिस्ट करते हैं, and both of these chromatids are attached together by the help of the centromere। इसी फेज में ये हो रहा है, एक तरफ ये काम हुआ सेंट्रोमेयर की फॉर्मेशन और क्रोमोसोम्स ने अपने आप को थ्रेड लाइक बना लिया, दूसरी तरफ इसी स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खत्म होना शुरू हुई। तीसरा काम क्या हुआ, सेंट्रियोल जो है वो बनेगा टू फॉर्म टू सेंट्रियोल, जहाँ पे सेंट्रोसोम डिवाइड होकर सेंट्रियोल बनाएगा, और सेंट्रियोल जो है वो फाइबर जो है प्रोड्यूस करेंगे। नेक्स्ट स्टेज इज द मेटाफेज, जिसमें क्रोमोसोम्स अरेंजेस इटसेल्फ ऑन द इक्वेटर, इक्वेटर पे यानी कि एक इमेजिनरी लाइन, सोची समझी
एक लाइन है जहाँ पर आके क्रोमोसोम्स अपने आप को अरेंज करते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन भी कहते हैं इसको, इक्वेटर भी कहते हैं। Each chromosome is attached to separate spindle fiber by its centromere। यहाँ पर जो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस किए थे सेंट्रियोल ने, और सेंट्रियोल प्रोड्यूस किया था सेंट्रोसोम ने। तो सेंट्रोसोम प्रोड्यूसेस सेंट्रियोल्स, फिर सेंट्रियोल प्रोड्यूसेस स्पिंडल फाइबर्स। और यहाँ पर क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स एक एक क्रोमोसोम को, एक एक पार्ट को जो है वो अपनी तरफ खींचना शुरू करेगा। ये उस वक्त तक खींचेगा जब तक का ये दोनों अपोजिट पोल्स पर नहीं चले जाते। तो एनाफेज, इन दिस फेज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट, centromere of chromosome divides and chromatids of each chromosome separate from each other and begin to move towards the opposite pole। और दोनों जो आर्म्स है वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे। टीलोफेज क्या है, इस फेज में क्रोमेटिड्स रीच एट द रिस्पेक्टिव पोल्स, अपने पोल तक पहुंच जाएंगे, एंड देयर मूवमेंट सीजेस। सीजेस का मतलब है कि मूवमेंट रुक जाएगी, खत्म होना शुरू होगी। ईच पोल रिसीव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और दोनों पोल्स पर क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम होगी, यानी कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल प्रेजेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द पोल्स। So the nuclear membrane start to reformed around each set of chromosomes। अब इनके दरमियान में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की पूरी फॉर्मेशन हो जाएगी। इट्स मीन व्हाट, कि न्यूक्लियस जो है वो आपका डिवाइड हो गया। In this way two daughter nuclei formed in each cell। दो न्यूक्लियस जो है वो अब एक सेल के अंदर बन चुके हैं। अब चूंकि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, तो मजीद क्या होना है, अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस हो गए। अब सेल साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगा, जो कि उसने ऑलरेडी अपने आप को तैयार कर लिया था, सेल ऑर्गेनेलीज को रेप्लिकेट कर लिया था। अगर हम यहाँ बात कर रहे थे G2 फेज की, जहाँ पर ये साइटोप्लाज्म भी अपना काम कर चुका है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या होना है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन यानी कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिवाइड होगी, और अब दोनों सेल जो न्यूक्लियस मौजूद थे उनके अराउंड में ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो इस तरह से डिवाइड होगी कि ये मेम्ब्रेन दोनों के अराउंड आ जाएगी, और इस तरह से दो सेल जो है वो बनेंगे। So as the nucleus divide, जैसे ही nucleus divides होता है, soon the cytoplasm of the cell also divides। cytoplasm भी divide होना शुरू होता है। In this is how two daughter cells are formed, दो नए सेल जो है वो बनेंगे। Now the question is write down the significances of mitosis। mitosis की significance क्या है? तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। इसके जरिए ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में डेवलपमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है। डेवलपमेंट ग्रोथ किस तरह से, मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ ग्रोथ की, नॉट टॉकिंग अबाउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ग्रोथ से मुराद ये है कि अगर मिसाल के तौर पे हम, हमारी इंजरी हो जाए, कोई सेल जो है उसकी डेथ हो रही है, याद रखिए सेल की डेथ जो है वो दो तरह से होती है, एक कहलाता है एपोप्टोसिस और एक कहलाता है नेक्रोसिस। मतलब एक प्रोग्राम सेल डेथ होती है कि हमारी बॉडी को मालूम होता है कि अब इस सेल की डेथ कॉज कर देनी है, और एक होता है नेक्रोसिस जिसके अंदर अनप्रोग्राम सेल डेथ होती है, जिसमें बॉडी जो है वो बाय चांस या किसी और इंसिडेंटल या एक्सीडेंटल कॉज की वजह से सेल की डेथ हो जाती है। मसलन हम भागते हुए जा रहे थे और भागते हुए अचानक से गिर गए। अब जिस जगह से हम, कोई एक पार्ट या दो पार्ट या कोई एक ऑर्गन हमारा जख्मी हुआ, इट्स मीन व्हाट, कि वहाँ के जो सेल्स हैं उनकी डेथ हो गई। अब दिस इज द अनप्रोग्राम सेल डेथ, हम इसे नेक्रोसिस का नाम देंगे। लेकिन कुछ सेल डेथ ऐसी हैं जो कि प्रोग्राम सेल डेथ है, हमारी बॉडी को मालूम है कि अब इस सेल की डेथ करनी है। जैसे हमें मालूम है कि हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड के अंदर सेल पाए जाते हैं जो कि रेड ब्लड कार्पसल्स, और इसे हम एब्रीविएटेड फॉर्म में आरबीसीज कहते हैं। ठीक है, आरबीसीज का लाइफ स्पैन है 120 डेज। अराउंड 120 डेज के बाद जो है आरबीसीज खत्म हो जाते हैं, उसकी जगह दोबारा जो है वो आरबीसीज जो है वो रीजनरेट किए जाते हैं। तो अब ये सेल की दो तरह की डेथ मैंने आपको बताई। एक थी प्रोग्राम सेल डेथ, कि आपकी आरबीसीज को, आपकी बॉडी को पता है कि आरबीसीज को खत्म कर देना है, और दूसरी तरफ एक ऐसी डेथ है जो कि एक्सीडेंटल थी। तो ये दोनों तरह की डेथ में बनने वाले ग्रोथ या डेवलपमेंट का जो मैकेनिज्म है, दैट इज कैरीड आउट बाय द माइटोसिस। all kind of asexual reproduction and vegetative propagation। asexual reproduction अब चाहे वो किसी भी तरह से हो, चाहे वो बाइनरी फीजन से हो, चाहे वो बडिंग का फिनोमेना हो, चाहे वो पार्थेनोकार्पी का फिनोमेना है, जो भी फिनोमेना होगा, या रीजनरेशन, ये तमाम के तमाम जो डिवीजन की टाइप्स हैं, ये सब माइटोसिस के जरिए ही पॉसिबल हो पाते हैं। उसके बाद बात करें द प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोमैटिक सेल्स, नया सोमैटिक सेल जो बनेगा, जैसे मैंने एग्जांपल दी, ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, एडिपोज सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर बन रहे हैं। all of these formation of the cells are being taking place by the help of this mitosis। And again the healing of the wounds का heal up हो जाना, repairing of the wear and tear phenomena inside the bodies of organism, that also depend on mitotic cell division। ये तमाम चीजें mitotic cell division पर डिपेंड करती हैं। So this is all about for today's lecture।
और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं।